नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की, उससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा ही बदल गई। इससे हर तबके के लोगों को सहायता मिली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का क्या और कितना लाभ मिला है। आज इसके लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी को। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, पहले इन योजनाओं के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी समस्याओं के बारे में अगर जान लें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रवासी ग्रामीण मजदूर आए हैं, उनके क्या क्या समस्याएं रही हैं। देखिए, ऐसा है कि कोरोना वैश्विक महामारी जो आई जी, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो प्रवासी श्रमिक है जी। उसका कारण यह है कि वह गांव छोड़ करके और नगरों की ओर गया आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर श्रमिक जो हैं लघु और मझोले उद्योगों में लगे थे जी। बड़े उद्योग में जो श्रमिक लगे हैं उनकी दूसरी समस्याएं होती हैं, उनके वेतन बेच तय हैं, उनकी सेवा शर्तें तय हैं, उनके फंड तय हैं। ये जो दिहाड़ी मजदूर हैं जो लघु और उद्योग में हैं, असंगठित, इसे हम लोग सामाजिक विज्ञान की परिभाषा में इसे असंगठित मजदूर कहा जाता है। असंगठित मजदूरों का क्या है कि कोई छोटी इकाई है, 5 मजदूर भी काम कर रहे हैं, कोई 10 मजदूर, ग्रिल बन रहा है, अन्य चीजें हैं, दस्तकारी है, बुनकरी है, ये सब है। कोरोना महामारी से क्या संकट पैदा हो गया कि एकाएक उनके सामने आजीविका का संकट आया जी। कोरोना में जो पहला लॉकडाउन हुआ तो लोगों को ये आशा हुई कि जल्दी खुल जाएगा, तो उनके पास जो आजीविका के संसाधन थे, बचे हुए पैसे थे, उससे उन्होंने कुछ दिन तो निर्वाह किया। बाद में उनको लगा कि ये कब तक चलेगा, निश्चित काल है जी। तो एक चीज़ है कि जब आदमी समस्याओं में फंसता है तो वो क्या करता है कि सबसे ज़्यादा है कि परिचित और जहाँ से उसे कुछ सहायता, आशा की किरण दिखाई पड़ती है, वहाँ चलता है। और जहाँ से वो जुड़ा हुआ है वो वही आशा की किरण जहाँ से हो, जिससे जुड़ा हुआ हो, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो, तो वो बड़ी संख्या में गांव की ओर चले जी। हम लोग सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं। हम लोग बहुत पहले कह रहे थे, कई वर्ष पहले, कि गांव खाली हो रहे हैं, कृषि खत्म हो रही है, इसलिए कि गांव के लोग बड़ी संख्या में शहरों में और अन्य जगह पलायन कर गए हैं। और ये पलायन की समस्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की रही है। झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, हिंदी भाषी राज्य ज़्यादा है। अब प्रधानमंत्री ने जो पैकेज किया, सबसे सराहनीय काम यह है जी। इसी पैकेज के बारे में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण जो लोग हैं, प्रवासी जो ग्रामीण मजदूर आए हैं, इससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी है कि सरकार ने 2 मोर्चों पर काम किया जी। एक तो कोरोना संक्रमण के मोर्चे पर सफलतापूर्वक रक्षा किया कि 130 करोड़ से अधिक की आबादी में हमारा संक्रमण जो है अभी भी 3 लाख तक नहीं पहुंचा जी। ये बहुत बड़ी सफलता है। मृत्यु दर भी कम रही। इसके अलावा ठीक होने का जो रेट है वो लगभग 60% तक पहुंच रहा है जी। तो इन मोर्चों के साथ साथ सरकार ने भविष्य पर भी ध्यान दिया और लघु उद्योगों के लिए, स्थानीय उद्योगों के लिए, कृषि के लिए किया। इसका लाभ जो है वास्तव में ये जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं मिलेगा। कारण क्या है? प्रवासी, आपको बताएं, भारत की और भी दुर्दशा हो गई होती अगर जनधन योजना के अंतर्गत बैंक के अकाउंट नहीं खुले होते जी। और आधार से अगर लोग नहीं जुड़े होते तो न हमारे पास डाटा होता और न हम उनकी सहायता कर पाते जी। और किसान सहायता योजना के तहत जो सरकार ने 6,000 रुपए वार्षिक दिया जी, उससे भी किसानों का नेटवर्क बैंक से जुट गया। जो श्रमिक है उनको भी दिया गया है आर्थिक सहायता जी। नहीं, वो तो नेटवर्क में आ गए जनधन योजना से, तो बड़ी संख्या में वो खाते खुल गए जी। तो खाते खुलने से क्या है कि हमारा नेटवर्क पूरा रहा, तो हम जो भी सहायता राशि है, नकद राशि है, वो भी पहुंचा सके। और हमारे पास एक संतुलित पता ये था कि जिससे हम पहुंचा सके, सारी सुविधाओं को हम दे दिए जी। अब स्थिति है कि जैसे सरकार ने बहुत बड़ा पैकेज, जो कहा जाए कि आज़ादी के बाद
लघु उद्योग और ग्रामीण भारत के लिए सबसे बड़ा पैकेज दिया है। जी डॉक्टर साहब, योजनाओं के बारे में भी आपने जो बात की, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से जो उद्योग हैं, जो कॉमन उद्योग हैं, उनको कितना लाभ मिलेगा इससे? देखिए, ऐसा है कि विशेषकर लघु उद्योग जी और मझोले उद्योगों के लिए ये पैकेज दिया। पैकेज तो ऐसे सबको भी दिया गया है जो भी मांग रहे हैं, किसानों को, उद्योग वालों, सबको मिला है। हाँ, जो बड़े उद्योगों को भी मिला है, इस नाम पर कि वो छटनी न करें जी। लेकिन छोटे उद्योगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है जी। समस्या है कि अब देखिए, जैसे गांव में सबसे बड़ा जो रोजगार देने का संसाधन है वो है मनरेगा जी। और मनरेगा के लिए काफ़ी मात्रा में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई गई और उससे क्या है कि जो श्रमिक आ रहे हैं और उनकी आजीविका का साधन नहीं है वो चलेगा। उसके अलावा ग्रामीण लघु उद्योगों में आप देखें इतनी बड़ी संख्या है कि अगर उनका नाम लिया जाए तो आप देखेंगे कि एक बड़ी लिस्ट और कई घंटे का डिबेट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हैंडलूम है जी, खादी ग्रामोद्योग है, मधुमक्खी पालन है, दुग्ध उद्योग है, गोपालन है जी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे औषधीय कृषि है जी। और कृषि में भी कई ऐसे कृषि हैं जो कि जिसको कहते हैं आर्थिक क्रॉस क्रैप। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक कृषि क्या है, हर्बल कृषि जो बहुत सुनाई पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को ऐसा है कि सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि कोरोना संक्रमण से दुनिया पूरी त्रस्त हुई है जी, और आयुर्वेद की ओर भाग रही है। आयुर्वेद के लिए इसलिए भाग रही है कि उनको ये पता लग गया है कि एक तो इम्यूनिटी, हम जब दवाएं लेते हैं मॉडर्न मेडिसिन की तो इनसे साइड इफेक्ट पड़ता है, उसको हम साइड इफेक्ट जानते हैं लेकिन ऑलरेडी लॉस ऑफ इम्यूनिटी है जी। आयुर्वेदिक दवाएं क्या करती हैं कि हमने हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं, इम्यूनिटी पावर की रक्षा करती हैं और इम्यूनिटी पावर में जो डिटोरेशन होता है उसको रोकती हैं जी। तो अब एक तरह से देखा जाए कि कोरोना संक्रमण के बाद पूरी दुनिया में आयुर्वेद की, होम्योपैथ, इनकी विश्वसनीयता बढ़ी है। जो इंडियन होम्योपैथी है वो और आयुर्वेद ये पूरे के पूरे हर्बल, चूंकि ये पेड़ पौधे वनस्पतियों इनसे ही दवाएं बनती हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, इन्हीं से दवाएं बनती हैं जी। इस समय जितने भी आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्पादक कंपनियां हैं वो दवा तो देती हैं, आयुर्वेद की दवा का प्रभाव का आकलन इसलिए भी किया जाता है कि कम पड़ रहा है अधिक, वो औषधि की गुणवत्ता पर होता है जी। उचित मात्रा में औषधि नहीं मिलती है तो मिलावट का भी प्रभाव आता है। तो अब सबसे ज़्यादा जो डिमांड बढ़ने जा रही है वह जो है औषधि, आयुर्वेदिक औषधियों की जी। और आयुर्वेदिक औषधि का भारत ऐसा केंद्र है जिसके लिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा जमुना का जो मैदान है, विशेषकर गंगा पट्टी, उस क्षेत्र में औषधि कृषि के लिए बहुत बड़े पैकेज का दिया है। अब जैसे औषधि कृषि में आप देखें गिलोय है जी, मुलेठी है और अजवाइन है, ये तब बहुत सी औषधियाँ उनका नाम गिनाए, और लौंग है, इलायची है, इन सब का भी औषधियों में प्रयोग होता है। तो इसी को हम हर्बल खेती कह सकते हैं जी। अभी तक क्या है कि हम इन हर्बल्स को कुछ जो किसान हैं सचेष्ट थे वो करते थे जी, या दवा कंपनियां किसी को प्रोत्साहित करती थी। देखिए हर्बल खेती में भी तक समस्या क्या थी कि हर्बल खेती मान लीजिए बनास में कोई एक किसान किया, मुलेठी ही पैदा कर दिया, ठीक है, तो उसको क्या है बाजार नहीं मिलती थी जी। अब सरकार की इस प्लान से क्या है कि बाजार भी मिलेगी, पौधे नहीं मिलते थे। आपको बताएं कि ये पौधे आयुर्वेदिक औषधियों के जो 10 रुपए मिलते हैं, उनको जो किसान नई खेती शुरू करते हैं उनको 100 से 500 रुपए में मिलते थे जी। तो इससे क्या है, अच्छा एक चीज है कि हर्बल कृषि एक ऐसी चीज है जो गांव में ही की जा सकती है जी। और इसकी चूंकि और अभी सरकार ने भी कहा फार्मेसियां भी, फार्मेसी एक तरह से हम फार्मेसी का भी बेल्ट एक क्षेत्र बनाएंगे जहाँ की, और उसके लिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को अभी प्रस्तावित किया गया है कि वहाँ हम पूरा
एक ऐसा फार्मेसी पार्क बनाएंगे जहां औषधियां और दवाएं बन सके। तो डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं जैसे कि आर्थिक पैकेज से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, जो लघु सूक्ष्म उद्योग हैं हमारे। एक चीज है जी, जो पैकेज है इससे दूरगामी लाभ होगा। जी, दूरगामी लाभ। देखिए एक लाभ और आत्मनिर्भर बनेंगे हम। देखिए एक लाभ होता है कि अभी महामारी आई है, इनको खाने का संकट है, खाना दे दीजिए जी। लेकिन एक लाभ ऐसा होता है कि जो निरंतर सस्टेनेबल स्थिर होता है, चलता रहता है और निरंतर बढ़ेगा। जैसे कृषि, हर्बल कृषि एक बार शुरू करेंगे तो पहली साल लागत आएगी, उस लागत के बाद फिर उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, लागत कम हो जाएगी। तो इस तरह से देखेंगे कि ये सतत विकास और सतत आत्मनिर्भरता इससे चलेगी। इसी तरह से खादी ग्रामोद्योग का है, हैंडलूम का है, अन्य चीजें। और इससे सबसे बड़ा है कि जो विस्थापित श्रमिक हैं हथकरघा लगा करके, और ये भी है कि बनारस में जैसा प्रस्तावित है कि एक हैंडलूम पार्क भी बनाने की योजना है। तो उससे क्या है कि इन पार्कों से क्या होगा कि जो उत्पाद यहाँ होंगे उनके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उत्पन्न जो प्रधानमंत्री जी ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, इससे जो हमारे प्रवासी मजदूर है वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, वो आत्मनिर्भर बनेंगे। देखिए एक चीज है, प्रवासी मजदूर के सामने एक समस्या थी, अगर सरकार ये पैकेज की घोषणा नहीं करती तो उनका भविष्य अनिश्चितता में रहता। अब इस पैकेज से क्या है कि वे अपने अनुसार उद्योग चुन सकते हैं, उद्योग के लिए उनको भटकना नहीं होगा, उसको औद्योगिक सलाहकार जो परिषदें हैं, इकाइयां हैं सरकार की, वो सलाह देंगी। बैंकों के लिए भी ये व्यवस्था है कि सही ढंग से ऋण देंगे, ऋण और कुछ में कुछ सीमा तक ब्याज भी कम होगी, कुछ वर्षों तक ब्याज भी फ्री रहेगा। और इसी तरह से जो एक्सपोर्ट आइटम होंगे उनको और कई वर्षों तक दिया जाएगा। फिर इन पैकेजों से हमें इतना लाभ होगा कि जो अनिश्चितता से भागता हुआ प्रवासी मजदूर आया है गाँव में, वो गांव में टिक करके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं होगी, वो अनिश्चितता में से मुक्त रहेगा। इसलिए ये प्रधानमंत्री का और केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का, प्रदेश सरकारों का एक सराहनीय कदम है कि उन्होंने समय रहते, हम तो कहेंगे कि दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी योजना अभी लागू नहीं ग्रामीण क्षेत्रों के आत्मनिर्भरता की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में न घोषित की गई न लागू की गई है। जी, तो डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लागू की है उससे ग्रामीण क्षेत्रों को और खासतौर से जो प्रवासी मजदूर हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा और इसके हमें दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। दूरगामी लाभ होगा और हम आशा करते हैं और ये भी ईश्वर इसको सफल बनाएगा तो भारत की एक नई तस्वीर सबके सामने। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बिंदुओं पर चर्चा की और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।